जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का मेन टॉपिक होने वाला है PIQ फॉर्म फिलिंग। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप PIQ फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं, PIQ फॉर्म का रोल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, साथ साथ PIQ फॉर्म को फिल करने वक्त आपको किन किन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहले मैं इसका इंपॉर्टेंस बता देना चाहता हूँ। जो आपका PIQ फॉर्म होता है वो PIQ फॉर्म डायरेक्टली इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाता है। अब जब आप SSB में जाओगे तो SSB में फर्स्ट डे होता है आपका स्क्रीनिंग। जब आप स्क्रीन्ड इन हो जाओगे, मतलब जब आपका फर्स्ट डे में सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन होने के बाद आपको ये फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म को दिए जाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट का टाइम रहेगा इसको फिल करने के लिए। उसी 15 से 20 मिनट के टाइम में आपको फिल करना है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। और क्या है कि ये जो जब आप फिल करेंगे तो फिल करने के तुरंत बाद इसका प्रिंट आउट ले लिया जाएगा उस SSB बोर्ड के द्वारा। 3 प्रिंट आउट और एक प्रिंट आउट साइकोलॉजिस्ट, GTO और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास चला जाएगा। और ये PIQ फॉर्म का सबसे मेन अहम भूमिका यह है कि ये एक्चुअली में जो आपने अपने ज़िंदगी में जो भी किया हो बचपन से लेकर अभी तक, उसका एक शेयर रिफ्लेक्शन है, इसका एक आईना है। मतलब आपके जितने सारे अचीवमेंट्स हैं, एकेडमिक अचीवमेंट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज़ अचीवमेंट, NCC अचीवमेंट, या फिर अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स किए हो तो उसका अचीवमेंट आपको इस PIQ फॉर्म में उसका एक सेपरेट कॉलम देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको उसके बारे में फिल करना है। तो इन सारे तमाम बातों को अपने माइंड में रखते समय फिल करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप कौन कौन से अचीवमेंट्स को ऐड कर सकते हो, कहाँ पे ऐड कर सकते हो, किस किस बातों को ध्यान में रखना है। लेकिन उसके पहले ये जो PIQ फॉर्म अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसका मैं PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। वहाँ से आप इस PIQ फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। अभी आपको इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस टेलीग्राम चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका नेम भी फास्ट ट्रैक डिफेंस है। आप जो अपना यूट्यूब चैनल है उसी के नेम से फास्ट ट्रैक डिफेंस का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो और PIQ फॉर्म का PDF अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आगे आने वाले जो आपका अपडेट है, NDA का डेट सिलेक्शन लिंक, NDA का कॉल लेटर कहाँ से डाउनलोड करें, किस तरह से कॉल लेटर को फिल करें। कॉल लेटर में आपके 15 से 20 अलग अलग टाइप के फॉर्म होते हैं, उसके कंप्लीट फिलअप के बारे में जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। साथ साथ जो आपका SSB का प्रिपरेशन का एक यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, SSB प्रिपरेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारा प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा OIR का प्लेलिस्ट। यहाँ पे OIR का टोटल 6 प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। OIR मतलब ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जो कि आपका स्क्रीनिंग के टाइम में होता है। स्क्रीनिंग में अगर आपका OIR में अच्छा मार्क्स आया तो ऐसा है कि आपका चांसेस ऑफ बीइंग स्क्रीन्ड इन काफ़ी हाई हो जाएगा, मतलब आप स्क्रीन इन हो जाएंगे। और ये जो मैं OIR का प्लेलिस्ट जो यहाँ पे डिज़ाइन किया हूँ, ये मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन OIR में आए हैं उसको लेकर मैं यहाँ पे डिज़ाइन किया हूँ, और ये कम्प्लीटली टू द पॉइंट होने वाला है। अब देखिए हम आ गए हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, अबाउट द फिलिंग ऑफ PIQ, दैट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी। तो जो अभी आपके स्क्रीन पे PIQ आ रहा होगा, PIQ फॉर्म के राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे OIR टाइप से कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी मैंने आपको OIR का प्लेलिस्ट दिखाया, उसको आप जरूर वॉच करें, जिससे आपका OIR में इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट डे में स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग में OIR में जो आपका स्कोर रहेगा, मान के चलो आपने OIR रेटिंग 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, तो वो रेटिंग यहाँ पे मेंशन रहेगा। और जो तीनों ऑफिसर्स रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट, GTO और इंटरव्यूइंग ऑफिसर, तीनों लोग देखेंगे कि आपका OIR किस तरह से, मतलब आपका IQ कितना स्ट्रांग है या फिर वीक है या फिर मीडियम है, उससे मतलब आपका OIR के स्कोर से वे जज करने वाले हैं आपके IQ टेस्ट को। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि OIR का इंपॉर्टेंस कितना है। मतलब स्क्रीनिंग होने के बाद भी यहाँ भी आपका OIR का इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे OIR का रेटिंग मेंशन रहता है, और ये जितने सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे ये कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल है। मतलब जो SSB के बोर्ड हैं, वो बोर्ड के जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, GTO हैं, इनके अलावा ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। इट इज़ कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल बिटवीन यू एंड द असेसर्स ऑफ सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, विच एवर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यू आर गेटिंग। अब देखिए, इसको फिल करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। जब आप इस OIR
फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको सारा डिटेल ब्लॉक लेटर में फिल करना होगा। ब्लॉक लेटर इन द सेंस आपको कंप्लीटली कैपिटल लेटर में ही सारा डिटेल्स फिल करना होगा। आपका नेम, आपका पर्सनल डिटेल्स, आपके फादर का नेम, जो भी यहाँ पे डिमांड यहाँ पे पूछा गया है उसको ब्लॉक लेटर में ही फिल करें, जिससे जो इंप्रेशन बनने वाला है इंप्रेशन काफ़ी शानदार होगा, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी इंप्रेस हो जाएगा। ये रहा फर्स्ट टिप। और सेकेंड टिप है कि जब आप OIR को जब आप PIQ फॉर्म को फिल करें तो PIQ फॉर्म को फिल करने वक्त आपको कोई स्ट्राइक नहीं करना है, मतलब कहीं पे आपको काटना खोटना नहीं है, मतलब इस टाइप से कुछ नहीं करना है, स्ट्राइक वगैरह नहीं करना है या इस टाइप से कुछ रंग नहीं देना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उसका प्रिंट आउट लें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आप मेन जो आपका PIQ फॉर्म होने वाला है वहाँ पे SSB इंटरव्यू में वहाँ पे आप कोई टाइप का मिस्टेक ना करें। तो ये तो दो टिप आपको दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ रहा है सिलेक्शन बोर्ड, उसके बाद बैच नंबर, चेस्ट नंबर, UPSC रोल नंबर। तो यहाँ पे सिलेक्शन बोर्ड और उसका प्लेस जो कि आपको SSB बोर्ड में ही दिया जाएगा, यहाँ पे नंबर एंड प्लेस लिखना है। नंबर एंड प्लेस सबसे पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलो कि आपका सेंटर इलाहाबाद आ गया, तो इलाहाबाद में टोटल 5 सेंटर है। पांचों सेंटर को डिस्टिंग्विश करने के लिए उनका अलग अलग एक नंबर अलॉट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल एक 11 SSB है, एक है आपका 34 SSB, एक है आपका 19 SSB, एक है आपका 18 SSB। मतलब इस टाइप से अलग अलग बोर्ड को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक नंबर दे दिया गया है और उसके बाद SSB लगा दिया गया है, मतलब वो SSB बोर्ड है। और अगर आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स है, मतलब मान के चलो आपका सेंटर आ जाएगा मैसूर आ जाएगा, गांधीनगर आ जाएगा, देहरादून आ जाएगा, तो उस केस में भी आपको नंबर और प्लेस साथ में लिखना है। मान के चलो आपका मैसूर आ गया, तो मैसूर का नंबर 2 होता है, 2 AFSB आप वहाँ पे लिखेंगे। AFSB मतलब हो गया एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड और SSB मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उसी टाइप से नेवी का भी होता है NSB, और NSB के पहले आपको एक नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा, जो नंबर आपको SSB के बोर्ड में मिल जाएगा। तो ये चीज़ तो आप आराम से फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बैच नंबर फिल करना होगा। बैच नंबर आपको मालूम कैसे चलेगा, तो बैच नंबर भी आपको SSB के बोर्ड के द्वारा ही दिया जाएगा, वो आपको वहाँ जाने के बाद मालूम होगा। फिर चेस्ट नंबर भी आपको वहीं जाके मालूम होगा। यहाँ पे आपको UPSC का जो एडमिट कार्ड है उसमें जो आपका UPSC का रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देना होगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो आपका स्टार्ट हो रहा है नंबर 2 से, ये आपका खुद का डिटेल से स्टार्ट हो गया, आपका पर्सनल डिटेल से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से आपको जो चीज़ आप फिल करेंगे उसको आप कैपिटल लेटर में ही फिल करेंगे सारे डिटेल्स को। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ। सबसे पहले आपका नेम इन कैपिटल लेटर एज पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपका 10th के मार्कशीट के अनुसार जो आपका नाम हो वो नेम आप यहाँ पे फिल कर देना, जो भी नाम हो एज पर 10th मैट्रिक सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका फादर नेम, आप अपने फादर का नेम यहाँ पे फिल कर देना, जो भी आपके फादर का नेम हो एज़ पर द 10th सर्टिफिकेट ओनली, वो आप यहाँ पे फिल कर देना। अब देखिए आपके नेम और आपके फादर नेम से जब आप इंटरव्यू के रूम में एंटर होंगे तो आप उससे क्वेश्चन बन सकता है। मान के चलो इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछ देगा कि हु केप्ट योर नेम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, मतलब इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबल हैं जो कि आपके नेम से बन सकते हैं। आप भी इस टाइप के क्वेश्चन सोच के रखो कि आपके नेम और आपके फादर के नेम से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, जिससे आपको मेन SSB में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद जो आपका फोर्थ है, यहाँ पे फोर्थ में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका रेसिडेंट का ऑप्शन है। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंट, प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंट एंड प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंट। और इसको भी आपको एक फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले प्लेस लिखना है, फिर कमा देकर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर कमा देकर आपको स्टेट यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप प्लेस लिखो, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखो, फिर स्टेट लिखो, फिर प्लेस डिस्ट्रिक्ट स्टेट, प्लेस डिस्ट्रिक्ट स्टेट। अब मान के चलो कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसका मैक्सिमम रेसिडेंट, प्रेजेंट रेसिडेंट और परमानेंट रेसिडेंट तीनों सेम होगा, तो उस केस में आप वैसे नहीं करना कि आप सबसे पहले मान के चलो यहाँ पे प्लेस लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया और अपना स्टेट लिख दिया, और स्टेट का शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। मान के चलो आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो तो वहाँ पे AP मत लिख देना, या फिर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप वहाँ पे UP मत लिख देना। फुल फॉर्म लिखो, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इस टाइप से आपको फुल फॉर्म लिखना होगा। और अगर आपको ये तीनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे
यहाँ पे लिखने के बाद सेकेंड कॉलम में आप सेम इस टाइप का मिस्टेक मत करना, ये कंप्लीटली गलत है, आपको इस टाइप से मिस्टेक नहीं करना है। डोंट गो फॉर शॉर्टकट, ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर द लॉन्ग मेथड विच यू कैन फॉलो इन योर एसएसबी इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो अगर मान के चलो ये तीनों एड्रेस आपका सेम है, तो यहाँ पे आप प्लेस डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेम चीज़ आप यहाँ पे कॉपी कर दो, प्लेस डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेम चीज़ आप यहाँ पे कॉपी कर दो, प्लेस डिस्ट्रिक्ट स्टेट। अब देखो यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस प्रोबेबल हैं, आपके प्लेस से रिलेटेड, आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, आपके स्टेट से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टेट का स्टेट बर्ड क्या है, आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, आपके स्टेट का गवर्नर क्या है, फिर आपके स्टेट के विजिटिंग प्लेस क्या है। मान के चलो आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं, तो वाराणसी में विजिटिंग प्लेस क्या है, वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर इस तरह से पूछेगा, लाइक व्हेन आई कम टू योर प्लेस व्हाट आर द प्लेसेस यू विल टेक मी फॉर अ विजिट। तो उस केस में ही इज इनडायरेक्टली आस्किंग यू अबाउट द टूरिस्ट प्लेस इन योर डिस्ट्रिक्ट, टूरिस्ट प्लेस इन योर प्लेस, टूरिस्ट प्लेस in your state. In these kind of things you must be aware of these things because these things will matter a lot in the SSB interview. फिर स्टेट के बारे में कंप्लीट जानकारी इन द सेंस कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उसके एमएलए कौन है, उसका डीएम कौन है, साथ साथ आपके स्टेट में कितने विधानसभा के सीट हैं, आपके स्टेट में कितने लोकसभा के सीट हैं, और जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो क्वेश्चन आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, जिस हद तक आप सोच सकते हो, आप उस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करके रख लो। एक सेपरेट नोटबुक इंटरव्यू के लिए बनाओ और वहाँ पे आप क्वेश्चन को फ्रेम करो। जो जो क्वेश्चन आप फ्रेम कर पा रहे हो इस PIQ फॉर्म से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को फ्रेम करके एक नोटबुक में मेंशन करो और उसका आंसर डेली के बेसिस पे सोचो, जिससे आपका PIQ फॉर्म का प्रिपरेशन एकदम सटीक हो जाएगा और इससे आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होने वाला वो काफ़ी शानदार हो जाएगा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले जो आपका है क्वेश्चन, वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट। मतलब जिस प्लेस में आप रहते हो क्या वह डिस्ट्रिक्ट मतलब मेन डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, क्या वहाँ पे डीएम का ऑफिस है, क्या वहाँ पे एसपी का ऑफिस है, क्या वो मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। अगर आप मान के चलो वाराणसी के मेन सिटी में रहते हो तो आप यहाँ पे एस लिख सकते हो, लेकिन आप वाराणसी के कोई ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हो या वाराणसी के कोई ब्लॉक एरिया में रहते हो तो उस केस में आप यहाँ पे नो फिल कर सकते हो। सिमिलरली आपके अपने प्लेस के हिसाब से यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद जो अपना अगला डिटेल्स आता है, अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, रिलीजन, वेदर SC ST और OBC, मदर टंग, डेट ऑफ बर्थ एंड योर मैरिटल स्टेटस। तो सबसे पहले आपका स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जिस फॉर्मेट में आपसे पूछा गया है सेम फॉर्मेट में यहाँ पे आपको आंसर देना है। मान के चलो आप वाराणसी से बिलोंग करते हो और यूपी से हो, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो स्टेट में उत्तर प्रदेश, फुल फॉर्म आपको लिखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लिखने के बाद आपको एंड इस टाइप का सिंबल देना है एंड, और अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखो वाराणसी, इस टाइप से आपको यहाँ पे लिखना है वाराणसी। इसके बाद रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, जैनिज़्म, इसके अलावा क्रिश्चियनिटी, जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन करो। उसके बाद जो भी आपका कम्युनिटी हो, SC ST OBC में आप बिलोंग करते हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करो। लेकिन अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप नो भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा मदर टंग, जो भी आपका मदर टंग हो वो आप मेंशन करो, हिंदी हो, अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं तो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मलयालम हो, या फिर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो उड़िया हो, या फिर बंगाल से बिलोंग करते हो तो बंगाली हो, आसाम से आसामी हो, जो भी आपका मदर टंग हो आप यहाँ पे मेंशन करो। हरियाणा से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे हरियाणवी हो, पंजाब से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे कुछ और लैंग्वेज हो, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे अपना मेंशन करो। फिर यहाँ पे आता है मैरिटल स्टेटस। आई होप अगर आप NDA या फिर CDS एंट्री के लिए जा रहे हैं तो सारे लोग अनमैरिड ही होंगे, तो यहाँ पे आप अनमैरिड का ऑप्शन नहीं देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक सिंगल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आप सिंगल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है, लिखना है सिंगल, SINGLE करके, सारे कैपिटल में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज 6A, पेरेंट्स अलाइव, इफ़ नॉट अलाइव योर एज एट द टाइम ऑफ मदर और फादर डेथ। अगर आपके पेरेंट्स अभी भी अलाइव हैं, बोथ द पेरेंट्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फादर, दे आर टॉकिंग अबाउट बोथ द पेरेंट्स, वेदर योर फादर एंड मदर बोथ आर अलाइव। इफ दे आर अलाइव जस्ट टिक ऑन yes, if they are not alive tick on no, and after that you have to give the age at what age they expired। मतलब मान के चलो आपके पेरेंट्स, आपके फादर अभी नहीं हैं तो उस केस में आप यहाँ पे नो पे टिक करो और अपना एज यहाँ पे मेंशन करो कि
उस समय आपका एज क्या था जिस समय आपके फादर एक्सपायर हो गए। तो यहाँ तक तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो आपका आता है ऑक्यूपेशन के बारे में, ऑक्यूपेशन के बाद आपका आता है एजुकेशन का रिकॉर्ड, मतलब आपने अभी तक कहाँ तक शिक्षा ले रखा है और आपका ऑक्यूपेशन को लेकर। ऑक्यूपेशन में आपके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन के साथ साथ आपके सिबलिंग्स के ऑक्यूपेशन भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फादर, मदर, गार्डियन, एल्डर ब्रदर और सिस्टर, एल्डर ब्रदर और सिस्टर, यंगर ब्रदर और सिस्टर, यंगर ब्रदर और सिस्टर। तो मान के चलो कि आपके फादर हों या फिर आपके मदर हैं या फिर आपके गार्जियन हैं और उनका यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन कर देना है। मान के चलो आपके फादर ग्रेजुएट हैं तो या जिस भी डिग्री मतलब जो भी चीज़ में वो ग्रेजुएशन किए हैं वो डिग्री आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एज ए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपका मदर का जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो यहाँ पे मेंशन करो। आपके गार्डियन इन द सेंस वे आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, अगर आपके अंकल आपके गार्डियन हैं तो वो भी हो सकते हैं, तो उनका भी आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखो। साथ साथ उनका ऑक्यूपेशन लिखो कि वे अभी क्या कर रहे हैं। मान के चलो आपके फादर टीचर हो सकते हैं या कहीं पे उनका सरकारी जॉब हो सकता है या फिर कहीं प्राइवेट में उनका खुद का बिजनेस हो, जो भी हो आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपके मदर का ऑक्यूपेशन, अगर आपके मदर का कोई ऑक्यूपेशन नहीं है तो आप यहाँ पे होम मेकर या फिर हाउस वाइफ भी लिख सकते हो। और ये सारे चीज़ लिखने वक्त आपको कैपिटल में ही लिखना है सारे डिटेल्स। इसके बाद जो भी आपका गार्डियन का ऑक्यूपेशन हो वो गार्डियन का ऑक्यूपेशन उसके नीचे वाले कॉलम में मेंशन करें। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इनकम पर मंथ। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इनकम पर मंथ पूछा गया है। इसको मेंशन करने वक्त आप इनकम पर ईयर मत लिख देना, इनकम पर मंथ पूछा गया है। और आपके फादर, मदर, गार्डियन का सेपरेट इनकम लिखना है। वैसा नहीं है कि गार्डियन और फादर का इनकम एक साथ मिला के लिख दिया, वो भी आपको मंथ में लिखना है। तो बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हो। मान के चलो आपके फादर फार्मर्स हैं और कुछ अर्न कर रहे हैं, जो भी अर्न कर रहे हैं आप उसके हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो मंथली इनकम। तो ये था एक डिटेल जानकारी आपके फादर, मदर और गार्डियन को लेकर। उसके बाद आता है आपके सिबलिंग्स में मान के चलो आपके एल्डर ब्रदर हो या फिर एल्डर सिस्टर हो तो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखो। और उनका जो अभी ऑक्यूपेशन है, अभी मान के चलो वो अभी पढ़ाई कर रही है, अभी मान के चलो वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर PhD कर रहे हैं या फिर UG में हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो कोर्स का नाम यहाँ पे मेंशन करो। और अगर उनका कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो आप डैश भी लिख सकते हो, डैश कर देना अगर इनकम का सोर्स नहीं है। अगर इनकम का सोर्स है तो वो इनकम यहाँ पे लिखो और जिस चीज़ से उनको इनकम आ रहा है वो चीज़ यहाँ पे आप उसको मेंशन करो। ये आपको एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर एंड यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर के रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस प्रोबेबल हैं, मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपके फादर के जो भी ऑक्यूपेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान कर चलो आपके फादर फार्मर हैं तो फार्मर से मतलब फार्मिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने चाहिए कि इंडिया में फार्मिंग का स्थिति क्या है। अभी जो फार्म बिल को रिपील किया गया है इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फार्म बिल को क्यों रिपील किया गया, क्या ये देश के लिए अच्छा था, इंडिया के कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फार्मिंग पे डिपेंड है। साथ साथ आपको कुछ फार्मिंग के स्कीम्स पते होने चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, इस टाइप से जो स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो इम्प्लीमेंट किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद जो भारत में जो खेती का एक पैटर्न है जो कि आपका रबी क्रॉप या फिर खरीफ क्रॉप में जो क्रॉप्स आते हैं उसके बारे में एक डिटेल जानकारी आपको एज ए फार्मर होना चाहिए। या फिर मान के चलो आपके फादर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उस जॉब के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। या फिर मान के चलो आपके फादर इंडियन आर्मी में या फिर इंडियन डिफेंस फोर्सेज में है तो उस केस में उस फोर्स के बारे में जिस भी यूनिट से वे बिलोंग करते हैं तो उस यूनिट के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि वो उस यूनिट का काम क्या होता है, उस यूनिट में कौन कौन सा इंडियन डिफेंस का वेपन है। इस टाइप से आपको बेसिक जानकारी आपके फादर के प्रोफेशन के बारे में पता होना चाहिए। सिमिलरली इन द केस ऑफ मदर प्रोफेशन एंड यू कैन जस्ट इग्नोर द प्रोफेशन ऑफ योर गार्डियन बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट अबाउट द फादर एंड मदर आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये रहा आपका ये कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन, उसके बाद उनका मंथली इनकम। ये था आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके गार्डियन के बारे में, आपके सिबलिंग के बारे में। और जो यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ से आपके खुद के बारे में, जो यहाँ से अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, एजुकेशन रिकॉर्ड कमेंसिंग फ्रॉम द मैट्रिकुलेशन एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब मैट्रिक से लेकर अभी तक जो आप अभी कर रहे हो, या फिर आप मान के चलो यूजी कर रहे हो, या फिर ग्रेजुएट हो, तो उस केस में कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस किस टाइप से आपको ये सारे डिटेल्स फिल करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन मेंशन कर दिया गया है, फिर इंस्टीट्यूशन का नाम, मतलब आप कहाँ से ये क्वालिफिकेशन लिया, उसके बाद आपका बोर्ड क्या था, कौन से ईयर में वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया, उसमें कितने परसेंटेज मार्क्स आए, इसके बाद उसका मीडियम क्या था, हिंदी था या फिर इंग्लिश था या कोई और वर्नाकुलर लैंग्वेज था, आप बॉर्डर्स थे या फिर डे स्कॉलर थे, उसके बाद अगर आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हो, क्या आपने कोई रैंक लिया हो, या फिर क्या आपने कोई ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, क्या उसमें आपको कोई अच्छा रैंक मिला, क्या आपने कोई सब्जेक्ट में टॉप स्कोरर रहे हो उस एग्जामिनेशन में, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको मेंशन कर देना होगा। सबसे पहले मान के चलो आपने 10th कोई स्कूल से कंप्लीट किया है, तो उस स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना। स्कूल के नाम मेंशन करने के बाद वो किस बोर्ड में आता है, अगर सीबीएसई बोर्ड में आता तो सीबीएसई बोर्ड किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है तो वो यूनिवर्सिटी का नाम, या कोई स्टेट बोर्ड में आता है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके साथ आपने कब वो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट कंप्लीट किया, मतलब आपने 10th पास कब किया, वो ईयर यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद 10th में आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए वो यहाँ पे डालना है। फिर उसका मीडियम क्या था, क्या आपने इंग्लिश मीडियम में चूज किया था या फिर हिंदी मीडियम में एग्जाम दिया था या कोई और वर्नाकुलर लैंग्वेज में एग्जाम दिया था, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्या आप बॉर्डर्स थे या फिर डे स्कॉलर थे, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर क्या आपका कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रहा है, मतलब क्या आप 10th स्टैंडर्ड में कोई ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किए हो, या क्या 10th के बोर्ड एग्जाम में कोई एग्जाम में टॉप स्कोरर रहे हो अपने स्कूल के लेवल पे, अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, क्या आप टॉप स्कोरर रहे हो, तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। तो ये था आपके 10+ मतलब 10 दैट इज मैट्रिकुलेशन लेवल, दैट इज हायर सेकेंडरी लेवल। इसके बाद आपका आता है 10+2 के इक्विवेलेंट, मतलब 12th आपने कहाँ से कंप्लीट किया, वो स्कूल का नाम, उसके बाद उसका बोर्ड क्या था, किस ईयर में कंप्लीट किया, उसमें कितने मार्क्स आए, उसका मीडियम क्या था, बॉर्डर थे या फिर डे स्कॉलर थे, उसके बाद उसमें क्या आपको कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रहा है, क्या आपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, क्या आपने बोर्ड एग्जाम में अपने स्कूल में टॉपर रहा हो, कोई सब्जेक्ट में टॉपर रहा हो, क्या आप कोई ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किए हैं, इसमें से कोई एक चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ ग्रेजुएशन, आप ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इससे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्कूल के बारे में पता होना चाहिए। आप जिस भी स्कूल से स्कूलिंग कर रहे हैं उसके स्कूल के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से फैसिलिटीज़ आपके स्कूल में हैं, स्कूल में कौन कौन से हाउसेस हैं, अगर हाउस का सिस्टम है, अगर हॉस्टल का सिस्टम है तो हॉस्टल का क्या क्या नाम है, आपके कौन कौन से फ्रेंड उस हॉस्टल में रह चुके हैं, आपके साथ उनकी फ्रेंडशिप कैसी है, आप अपने फ्रेंड्स को किस टाइप से हेल्प करते हैं, वो किस टाइप से आपको हेल्प करता है। ये सारे डिटेल्स आपको स्कूल के बारे में पता होना चाहिए। स्कूल के बाद जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके सब्जेक्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको 10th या फिर 10+2 के लेवल पे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, क्यों था, आपके फेवरेट टीचर कौन थे, द टीचर यू डिड नॉट लाइक द मोस्ट, आपका जो वर्स्ट सब्जेक्ट था, मतलब किस सब्जेक्ट आपको मतलब आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते थे, जो कि आपका वर्स्ट सब्जेक्ट हो, दैट इज़ नॉट अ फेवरेट सब्जेक्ट, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसको फेस करने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ये एजुकेशन रिकॉर्ड से बन सकते हैं। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया पता चल गया होगा। यहाँ से मैंने जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज फर्स्ट पेज ऑफ PIQ फॉर्म वी हैव कंप्लीटेड एंड नाउ वी आर मूविंग ओवर टू द सेकेंड पेज ऑफ PIQ। सेकेंड पेज ऑफ PIQ आपका स्टार्ट हो रहा है एज से। एज के बाद आपका हाइट,
हाइट के बाद आपका वेट। बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा गया है एज को भी आपको यहाँ पे ईयर्स और मंथ दोनों में मेंशन करना है। वैसा नहीं कि जल्दीबाजी में सिर्फ आपने ईयर्स ही लिख दिया, और ईयर्स को भी शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। मान के चलो आपका एज 18 ईयर्स है तो आप इस टाइप से मत लिखना 18YRS, नहीं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है YEARS के फॉर्म में आपको लिखना है, इसीलिए यहाँ पे आप उसी टाइप से मेंशन करोगे 18 ईयर्स 6 मंथ, इस टाइप से आपको मेंशन कर देना है। जो भी आपका एज हो उस टाइप से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मंथ, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। साथ साथ आपको यहाँ पे हाइट और हाइट मीटर में पूछा गया है, आप जल्दीबाजी में सेंटीमीटर में या फिर फीट में या फिर कोई और जो मेजरिंग स्केल हो उसमें मत लिख देना। बेसिकली आपको इसमें मीटर में पूछा गया है। मान के चलो आपका हाइट 173 सेंटीमीटर है तो इस केस में आपको यहाँ पे 1.73 मीटर को भी शॉर्ट में मत लिखना, METRE, इस टाइप से आपको यहाँ पे लिखना होगा, जिससे जो इंप्रेशन बनने वाला है काफ़ी शानदार इंप्रेशन बनेगा। इसके बाद आपका आता है वेट में आपको जो भी वेट हो उसको किलोग्राम में लिखना है। यहाँ पे भी आपको किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म केजी मत यूज करना, यहाँ पे आपको कंप्लीटली किलोग्राम का फुल फॉर्म मेंशन कर देना है जो भी आपका वेट हो। ये था एक सेकेंड पेज का फर्स्ट कॉलम। अब हम सेकेंड कॉलम पे आ गए हैं, दैट इज़ 9 में प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम इफ एनी। मान के चलो आप ग्रेजुएशन एंट्री से जा रहे हैं तो उस केस में आपके पास अगर कोई ऑक्यूपेशन है, मतलब मान के चलो आपका कहीं पे प्लेसमेंट हुआ है कोई कंपनी में या फिर कहीं पे आप कुछ इंटर्नशिप किए हो, तो उस केस में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपका अभी क्या आप ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, उस समय जिस समय आप SSB इंटरव्यू देने जाएंगे क्या आप उस समय तक एम्प्लॉयड हैं, कहीं पे ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, तो उस ऑक्यूपेशन का नाम प्लस ब्रैकेट में आप मेंशन कर देना कि आपको मंथली इनकम कितना आता है उस ऑक्यूपेशन से, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे अगर कोई बंदा यूट्यूबर है तो यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि वो यूट्यूब पर कुछ काम कर रहा है, ये भी वो मेंशन कर सकता है यूट्यूबर के तौर पे, या फिर कोई भी टाइप का ऑक्यूपेशन हो सकता है, वो आप यहाँ पे लिखने से कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो नेक्स्ट है आपका 10th नंबर पे, वो है आपका NCC का ट्रेनिंग। NCC का ट्रेनिंग भी काफ़ी मैटर करता है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी 10th नंबर पे NCC ट्रेनिंग। अगर आपने NCC ट्रेनिंग ले रखा है तो यहाँ पे आप यस पे टिक करना, यहाँ पे टिक करना था तो यहाँ पे आपको यस पे टिक करना होगा, लेकिन अगर आपने NCC नहीं किया है तो आप यहाँ पे नो पे टिक कर देना। इसके बाद आपका आता है नंबर 10 पे इफ़ यस टोटल ट्रेनिंग, मतलब अगर आपने NCC का ट्रेनिंग ले रखा है तो कितने साल का ट्रेनिंग ले रखा है, किस डिवीज़न में आपने ट्रेनिंग ले रखा है, जूनियर हो या फिर सीनियर हो, कौन से विंग में ले रखा है और आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट मिल चुका है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी देना होगा। अभी देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। मान के चलो आपने कॉलेज लाइफ में NCC किए हो, तो मान के चलो आपने 3 साल NCC किए हो तो यहाँ पर आप लिख देना 3 इयर्स लिखने के बाद विंग का मतलब होता है आर्मी विंग, एयर विंग या फिर नेवल विंग। जिस भी फोर्स से आपने NCC किया उस फोर्स का यहाँ पे नाम, उसके बाद डिवीज़न, सीनियर डिवीज़न या फिर जूनियर डिवीज़न। अगर आप कॉलेज से NCC कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सीनियर डिवीज़न में आएंगे तो यहाँ पे आप सीनियर डिवीज़न लिख देना। और अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हो, A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और अगर मान के चलो आपने स्कूलिंग के लाइफ में NCC किए हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना नंबर ऑफ़ ईयर्स में, कितने साल आप स्कूल के लाइफ में NCC किए, उसका विंग क्या था, मतलब आर्मी में थे या फिर नेवी में थे या फिर एयरफोर्स में थे, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आर्मी विंग, नेवल विंग, एयर विंग, इस टाइप से मेंशन करना। फिर डिवीज़न में जूनियर डिवीज़न में आएंगे स्कूलिंग के लाइफ में, फिर यहाँ पे जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, A सर्टिफिकेट या फिर B सर्टिफिकेट, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये था NCC के बारे में। अब देखो यहाँ पे NCC से रिलेटेड आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहाँ पे जॉब से रिलेटेड जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, उस कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इसको एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, जो भी आपका कंपनी हो उसके बारे में आप सोचो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हो उसके बारे में आप सोच के देखो कि आपको इससे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे आपका प्रिपरेशन भी काफ़ी शानदार हो जाएगा। उसके बाद NCC से जो क्वेश्चन आपका बनने वाला है कि NCC का फ्लैग क्या है, किस टाइप से दिखता है, कौन कौन से
कलर्स एनसीसी में आते हैं और एनसीसी के जो रैंक है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एनसीसी का जो फ्लैग में जो लोटस होता है वो कितने सारे लोटस हैं, वो लोटस किसको डिपिक्ट करता है। उसके बाद आपको एनसीसी का रैंक स्ट्रक्चर के साथ साथ आपका जो एनसीसी का मोटो है, एनसीसी का एम है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। एनसीसी का प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है, एनसीसी का हेडक्वार्टर कौन है, आपका एनसीसी आप एनसीसी के किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, एनसीसी में अभी तक टोटल कितने डायरेक्टरेट्स हैं। टोटल अभी इंडिया में 17 डायरेक्टरेट्स हैं एनसीसी में। आपके डायरेक्टरेट का डीडीजी कौन है, मतलब डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ आपका जो डायरेक्टरेट है उसका हेड कौन है। उसके बाद आप जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उस ग्रुप का ग्रुप कमांडर कौन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब एनसीसी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैंप के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपने आरडीसी कैंप गया हो या फिर सीएटीसी कैंप गया हो या फिर कोई और कैंप गया हो तो उससे क्वेश्चन श्योरली आपसे पूछा जाएगा। उस कैंप में आपने क्या सीखा, क्या जानकारी लिया, फायरिंग किया, टेंट पिचिंग किया, कैंप फायर में पार्टिसिपेट किया, उसमें अगर कोई अवार्ड मिला तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा और इस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपको एक दिन में नहीं होगा, इसको लगातार 4-5 दिन आपको पीआईक्यू फॉर्म को देखते रहना है ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपके एनसीसी के बारे में। इसके बाद आता है आपका पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर SSB इंटरव्यू बिकॉज हियर यू आर टेस्टिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, you are tested about your team cooperation, you are also tested about your team spirit in the GTO task as well as also in the psychology test, and even in the interview also they may give some kind of situation and they may ask how you react to the particular situation. In that they will check your organizing ability, they will check your team spirit and other qualities will also be checked through this games and sports. So basically here in this games and sports you are given 4 different kind of column. In first column you are given about games and sports, then it is about period of participation, then it is about whether you have represented your school, college, university or any other thing, then after that it is about whether have you got any kind of outstanding achievement in that particular sport. अब देखिए यहाँ पे आप कौन कौन से स्पोर्ट्स को लिख सकते हैं। स्पोर्ट्स को लिखने के लिए आप कोई भी स्पोर्ट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वैसा नहीं है कि सिर्फ जो स्पोर्ट्स खेला जाता है स्कूल के लेवल पे जो आप खेले हो, जो आप कॉलेज के लेवल पे खेलो, सिर्फ वो स्पोर्ट्स ही मेंशन कर सकते हो, वैसा कहीं पे मेंशन नहीं है। स्पोर्ट्स में आपका कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, यहाँ तक कबड्डी, जो भी स्पोर्ट्स आप खेले हो गाँव में या फिर गली मोहल्ले में अपने दोस्त के साथ कहीं भी आप खेलो हो वो आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर देना। बट एक चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन को फेस करने के लिए आपको रेडी रहना है। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने मेंशन कर दिया स्पोर्ट्स में फुटबॉल कि आपने फुटबॉल अपने दोस्तों के साथ खेला है, गली मोहल्ले में खेला है, कहीं ग्राउंड में खेला है, तो उस केस में आपसे पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है। मान के चलो आपने किसी का नाम ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम ले लिया, तो आपसे पूछेगा कि आप उस क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही क्यों फेवरेट मानते हो, उसमें क्या ऐसी क्वालिटी है विच मेक्स हिम द फेवरेट फुटबॉलर ऑफ योर्स। तो ये इसको आपको जस्टिफाई करना है। साथ साथ आपको फुटबॉल का जो ग्राउंड है, ग्राउंड का डायमेंशन के बारे में डिटेल जानकारी आपको होना चाहिए। डायमेंशन इन द सेंस कि उसका लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है, उसके बाद रूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। जो पोजीशंस होते हैं गेम में जैसे कि डिफेंडर, स्ट्राइकर जो हो, मिडअप हो, गोलकीपर हो, उसका रोल क्या होता है, ये सारे भी आपको पता होना चाहिए। साथ साथ इंडिया का रैंकिंग फुटबॉल में क्या है, फुटबॉल के जो वेरियस टूर्नामेंट होते हैं वर्ल्ड के लेवल पे, इंडिया के लेवल पे ISL होता है, इंडियन सुपर लीग, फिर आपका फीफा होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, साथ साथ कितने कंट्रीज़ को वो रैंक करता है, फीफा का नंबर 1 रैंक कौन है, फीफा का वर्ल्ड कप कौन जीता था, नेक्स्ट फीफा का वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, कंप्लीट जानकारी अबाउट दैट गेम आपको होना बहुत बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपने लिख दिया क्रिकेट, तो क्रिकेट में भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फेवरेट प्लेयर, क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है उसमें पिच का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, बैट का वेट पूछा जा सकता है, जो आपका स्टंप होता है वो स्टंप का वेट, स्टंप का हाइट,
ये सारे आपसे डिटेल्स पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्रिकेट में आपसे जो वेरियस टूर्नामेंट, फॉर एग्जांपल आईपीएल होता है, फिर आपका वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस लीग, फिर आपका ओडीआई वर्ल्ड कप, अभी टेस्ट का भी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है जो न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया था फाइनल में, जो मतलब फिलहाल 1 साल पहले से जो स्टार्ट हुआ था और लगभग इस ईयर के स्टार्टिंग में जाकर ख़त्म हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपसे प्रॉबेबल हो सकते हैं। वैसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स आपने अगर ऐसे ही मज़े में खेल लिया और उसको यहाँ पे आप लिख दिया तो उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी भी होना बहुत बहुत मायने रखता है। आपने कबड्डी अगर लिख दिया तो आपसे पूछ दिया जाएगा ये जो प्रो कबड्डी लीग होता है उसमें क्या इंडिया का मतलब अलग अलग जो स्टेट का टीम है उसमें क्या उसका रोल है। इसके साथ साथ जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, उसमें क्या रोल है। आपने अगर बैडमिंटन लिख दिया तो आपके इंडिया के जो टॉप बैडमिंटन प्लेयर हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो फेमस बैडमिंटन की जो ट्रॉफीज होते हैं, फॉर एग्जांपल थॉमस कप, उबेर कप, जो फिलहाल अभी इंडिया ने इंडोनेशिया को हरा दिया थॉमस कप में, तो इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। आपसे ओलंपिक में पूछा जा सकता है जो आपका पीवी सिंधु ने जो अभी ब्राउन्स जीता था इस 2020 के जो आपका टोक्यो का ओलंपिक हुआ था उसमें, तो इस टाइप के स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको बस जो स्पोर्ट्स आप लिख रहे हो उसके बारे में जिस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने माइंड में फ्रेम कर पा रहे हो उसका एक अलग से नोटबुक बना लो, नोटबुक में उस क्वेश्चन को लिखो और आंसर को आप बार बार सोचो, आंसर को मत लिखो, क्योंकि आंसर अगर आप लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आप उसको रटना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे SSB इंटरव्यू में आपको रटना नहीं है, बस आपको सोचना है कि आपका जो सोचने का लेवल है कहाँ तक जा सकता है। सो अपने आप के बारे में, अपने गेम्स के बारे में, हॉबी के बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, जिससे आपका SSB में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कोर मिलने वाला है और अच्छा स्कोर भी मिलेगा आपका। इवन रिकमेंडेशन के साथ साथ आपका अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। अगर आपका SSB में 400+ मार्क्स आ रहा है तो आपका अच्छा मार्क्स है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, और ये SSB का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। आप कोई भी अगर बंदा SSB इंटरव्यू दे चुका है तो उससे आप पूछना कि क्या हॉबी से क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, तो वो आपको ज़रूर रिमाइंड करेगा कि हाँ आपको हॉबी तो पहले से ही प्रिपेयर करके जाना है। अगर आप हॉबी को पहले से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे ब्लंडर भी कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक कर देंगे, जिससे आपका SSB में रिकमेंडेशन भी नहीं हो पाएगा। तो हॉबीज़ के लिए आपको मिनिमम 2 हॉबी होना चाहिए, 2 हॉबी। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ हॉबी का मतलब होता क्या है। हॉबी में ये मत लिख देना कि आप क्रिकेट खेलते हो या फिर आपका पब्लिक स्पीकिंग हॉबी है, ये सारे हॉबीज़ नहीं है, ये सारे आपके स्पोर्ट्स में आते हैं। और स्पोर्ट्स के साथ साथ आपके वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें आता है, जो आपको आगे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इसमें आता है। हॉबीज़ का मतलब वो है कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो जिससे आपको सुकून मिलता है। इट हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ प्रोडक्टिव वर्क। अब अगर आपने लिख दिया कि आप अपने फ्री टाइम में सोते हो, then it's not a kind of productive work. If you write something like you are sleeping on a free time, then ultimately it will give a kind of bad impression about your personality to the interviewing officer. So basically you must have to think of your hobby. आप क्या करते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि हॉबी किस टाइप का हो सकता है। आपका हॉबी रीडिंग हो सकता है, आप फ्री टाइम में रीडिंग न्यूज़पेपर करते हो, रीडिंग नॉवेल, फिक्सन हो, नॉन फिक्सन हो, साथ साथ रीडिंग स्टोरी बुक। इसके अलावा गार्डनिंग हो सकता है, वन ऑफ दी फेमस हॉबी गार्डनिंग के अलावा कुकिंग हो सकता है। कुकिंग के अलावा टेरारियम का मतलब होता है कि जो रूम में ही छोटे छोटे गमलों में पौधे को उगाना, फ्लावर को उगाना, उसको बोलते हैं टेरारियम। साथ साथ आपको सॉल्विंग सुडोकू, सॉल्विंग पजल्स, सॉल्विंग रूबिक्स क्यूब, दिस कैन बी योर हॉबी, और आप इसको हॉबी में इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन मान के चलो आपके पास अभी कोई हॉबी नहीं है तो आप अभी से एक हॉबी चूज़ करो। आप इंटरनेट पे सर्च करो कि हॉबी क्या है। अगर कोई हॉबी आपके एबिलिटी, आपके पोटेंशियल को सूट कर रहा है तो आप उसको चूज़ करो और आप उस हॉबी को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, जिससे आप SSB तक उसको एटलीस्ट SSB तक उसको प्रैक्टिस जरूर करो, ताकि अगर उससे क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसको आराम से टैकल कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपने हॉबी लिख दिया
कुकिंग आपका हॉबी है तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। जब आप खाना बनाते हो तो उसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट आर द आइटम्स यू नो टू कुक, तो वहाँ पे ये मत बोल देना कि सर आई नो टू कुक मैगी डाल तो ओके दिस इज, मतलब ये तो कोई भी बना लेगा, इसमें बनाने में क्या मतलब मेहनत जाता है। अगर आपने हॉबी कुकिंग को चूज़ किया है तो कुछ स्पेशल आपको बनाने के लिए आना चाहिए। आपको घर का खाना ही बनाने के लिए आना चाहिए, राइस दाल सब्जी वगैरह ये सब बनाने के लिए आना चाहिए, रोटी सब्जी बनाने के लिए आना चाहिए। तो इस टाइप का आप हॉबी रख सकते हो। साथ साथ मान के चलो आपने गार्डनिंग हॉबी चूज़ किया हो तो गार्डनिंग में आपको वेरियस प्लांट्स देयर स्पीसीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। आप कौन कौन से फ्लावर की गार्डनिंग करती हो या फिर करते हो, या फिर उसका ओरिजिन क्या है, वो फ्लावर का ओरिजिन कहाँ है, कौन से कंट्री से इंडिया में आया है, या फिर वो कंट्री सबसे पहले वो फ्लावर सबसे पहले किस कंट्री में देखा गया। इन सारे तमाम जो क्वेश्चंस बन सकते हैं हॉबी से, उसके प्रिपेयर करो। हॉबी से क्वेश्चन तो श्योर शॉट आएगा, ये मैं 110% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको हॉबी से क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपने हॉबी से क्या क्या सीखा। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने कोई हॉबी स्टार्ट किया तो वो हॉबी आपको कितना हेल्प किया है अपने प्रोडक्टिव वे में, अपने प्रोडक्टिव टाइम फ्री टाइम को प्रोडक्टिव वे में यूज करने के लिए वो हॉबी आपको किस हद तक हेल्प किया है, ये भी आपको वहाँ पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बताना होगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हॉबी में आप प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग फ्री फायर, प्लेइंग पबजी और कोई अदर काइंड ऑफ गेम्स मत लिखना, बिकॉज एज यू ऑल आर अवेयर दैट प्लेइंग गेम्स इज़ नॉट अ काइंड ऑफ प्रोडक्टिव हॉबी। यहाँ पे आप कुछ अपने आप को प्रूव करने मत बैठ जाना। यू आर गोइंग टू बिकम फ्यूचर ऑफिसर्स। तो फ्यूचर ऑफिसर्स को फ्री फायर वाला जो गन रहता है ना वो गन नहीं चलाना है, जो गन ओरिजिनल रहता है AK-47 LMG इस टाइप का राइफल चलाना है। वो फ्री फायर या फिर पबजी वाला गन चलाने से कुछ नहीं होगा। सो गेमिंग आप नहीं लिख सकते हो हॉबी, लेकिन मान के चलो आपका गेमिंग का यूट्यूब चैनल है और अच्छा खासा सब सब्सक्राइबर है। फॉर एग्जांपल इन द सेंस आपका सब्सक्राइबर 10K है, 20K है, 30K है या फिर इससे ज़्यादा है, मतलब 10K से ज़्यादा है, तो आप उसको अपने जो इनकम वाला जो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन बताया था स्टार्टिंग में कि प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड मंथली इनकम, मान के चलो आप कोई गेमिंग का यूट्यूब चैनल ओन कर रहे हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन हॉबी में बिल्कुल मेंशन मत करना कि आप गेमिंग करते हो। तो ये तो था हॉबी को लेकर एक डिटेल जानकारी। हॉबी के बाद आता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, इससे भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को बन जाएगा। यहाँ पे आप 3 कॉलम देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, 3 कॉलम आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। सबसे पहले नेम ऑफ द एक्टिविटी, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, उसके बाद एनी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जिस भी एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया हो वो यहाँ पे आप मेंशन कर दो। कब तक पार्टिसिपेट किया, 1 साल पार्टिसिपेट किया, मतलब 1 साल तक किया, 2 साल तक किया, कुछ महीने तक किया, 1 महीने तक किया, 1 वीक तक किया, वो टाइम पीरियड उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और अगर क्या आपको उस अचीवमेंट कुछ उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कुछ अचीवमेंट है तो उस अचीवमेंट को यहाँ पे मेंशन कर देना। फॉर एग्जांपल अब मान के चलो यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकता है। तो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपका हो सकता है डिबेटिंग। मान के चलो आपने स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में आपने डिबेटिंग किया हो, क्विजिंग किया हो, क्विज में पार्टिसिपेट किया हो, कल्चरल कंपटीशन में भाग लिया हो, डांसिंग किया हो, सिंगिंग किया हो, या फिर डिक्लेमेशन में भाग लिया हो, रेसिटेशन में भाग लिया हो, कहीं पे आप स्टेज पर जाके कुछ भाषण दिए हो, पब्लिक स्पीकिंग किए हो, तो ये सारे तमाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपने कहीं परेड में पार्टिसिपेट किया हो, अगर आपने कहीं पे परेड में पार्टिसिपेट किया है तो भी आप इस एक्स्ट्रा करिकुलर वाले एक्टिविटी में मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया हो कोई डिबेट कॉम्पिटिशन में, कोई क्विज कॉम्पिटिशन में, तो दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन हियर बिकॉज दैट इज द वन विच हैज टू बी मेंशन इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। Extracurricular activities are a part of activities which are not a part of academics. Academics is different from extracurricular activities. Extracurricular activities completely works on your personality. जो भी आपका पर्सनालिटी अभी तक है, that personality is only because of your extracurricular activities and sports and games. जो आपने स्पोर्ट्स खेला है और जो भी आपका मेंटल एबिलिटी है, जो भी आपका IQ है, that is because of your academic background and that is because of your studies.
but your personality is because of your extra curricular activities and your gaming and sports which you have taken part। तो ये दोनों को आपको अच्छे से भरना है। ये जो पेज है आपका सेकेंड पेज, फर्स्ट पेज में तो चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सेकेंड पेज है आपका, सेकेंड पेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीसी से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर हॉबी से लेकर आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है वो है आपका पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑफिसेस हेल्ड इन एनसीसी, स्काउटिंग, स्पोर्ट्स टीम, एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप एंड एनी अदर फील्ड। तो बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या आपने कभी लीडरशिप का रोल अपने कंधे पे लिया हो, क्या आपने एनसीसी में अभी तक जूनियर अंडर ऑफिसर, सार्जेंट, सीनियर अंडर ऑफिसर इस टाइप का रोल अपने लाइफ में कभी लिए हो, या फिर क्या आपने कभी स्काउटिंग टीम को लीड किए हो, या कभी आपने क्लास मॉनिटर, क्लास लीडर बने हो, या क्या कभी आपने स्कूल को एज एन हाउस कैप्टन, एज एन स्कूल कैप्टन, स्कूल एडजुटेंट, एज एन जो भी आप पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक हेल्ड किए हो, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ तक स्पोर्ट्स टीम का भी कैप्टन अगर अभी तक आप बने हो, कोई बास्केटबॉल टीम का कैप्टन हो सकता है, क्रिकेट टीम का कैप्टन हो सकता है, अगर आप कोई टीम को लीड किए हो तो ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन करना, और इससे क्वेश्चन भी प्रोबेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने लिख दिया स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन, तो वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी डाल सकता है। वो जो इंटरव्यू ऑफिसर होगा वो क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल वे पूछ सकते हैं कि आपने एज एन क्लास मॉनिटर क्या क्या अपने जो आपके कलीग्स थे उनको क्या क्या सिखाया, क्या क्या दिया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीम कैप्टन इन अ बास्केटबॉल टीम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीम कैप्टन इन अ फुटबॉल टीम, या कोई भी टीम हो, या एज एन स्कूल कैप्टन, एज एन स्कूल वाइस कैप्टन, एज एन हाउस कैप्टन आपने क्या क्या रोल निभाया है। इन सारे तमाम क्वेश्चंस को आपको टैकल करने के लिए रेडी रहना है। यहाँ पे भी आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए मिनिमम कुछ टाइम आपको स्पेंड करना होगा और सोचना होगा कि कौन कौन टाइप के क्वेश्चंस, मान के चलो आपने एनसीसी में लिख दिया है जूनियर अंडर ऑफिसर, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने किन किन चैलेंजेस को फेस किया है उस अपने लीडरशिप रोल को पूरा करने के लिए, उसको किस तरह से ओवरकम किया, आपने क्या सीखा। तमाम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो आपको इसको लेकर बहुत ही सीरियस होना है, आपको इसको मजाक में नहीं लेना है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि पियागी फॉर्म आपका 80% ऑफ द क्वेश्चन डिसाइड करता है। अगर आप इस पियागी फॉर्म को फिल करना जान गए अच्छे तरीके से तो आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को अपने उंगली पर नचा सकते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको नहीं नचाएगा, आप उसको नचा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा था। सो नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ कमीशन, चॉइस ऑफ सर्विसेज। तो नेचर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि अगर आप एनडीए या फिर सीडीएस एंट्री के थ्रू जा रहे हैं और सीडीएस में आपका फर्स्ट चॉइस आईएमए, एएफए या फिर आईएनए है, तो आप यहाँ पे परमानेंट कमीशन फिल करेंगे। आपको लिखना है PERMANENT इस टाइप से आपको लिखना है परमानेंट कमीशन। उसके बाद अगर आपका फर्स्ट चॉइस आर्मी हो तो वो आप लिख सकते हैं इंडियन आर्मी। अगर आपका फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स है तो आपको यहाँ पे इंडियन वर्ड जरूर यूज करना है, सिर्फ ये मत लिख देना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इस टाइप से आपको मेंशन करना है चॉइस ऑफ सर्विसेज में। और नेचर ऑफ कमीशन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या वो परमानेंट कमीशन है या क्या वो टेम्पररी कमीशन है। अगर आप ओटीए एंट्री के लिए जा रहे हैं तो वो आपका परमानेंट कमीशन नहीं होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉन परमानेंट या फिर टेम्पररी कमीशन, जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन करें और अपना चॉइस ऑफ सर्विसेज मेंशन करें। अब देखो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो है कि जिस भी फोर्स में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उस फोर्स को लेकर आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने इंडियन एयरफोर्स सेलेक्ट किया हो, आपका फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स एकेडमी है, तो उस केस में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे प्रोबेबल है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स कब फॉर्म्ड हुआ, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, इंडियन एयरफोर्स में किस किस टाइप के एयरक्राफ्ट हैं, कौन कौन से फाइटर्स हैं, कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसके अलावा इंडिया ने कौन कौन से कंट्री के साथ बायलैटरल या फिर मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस किया है, कौन कौन से कंट्री के साथ डील साइन किया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स या फिर जो भी हो। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट का हिस्ट्री है, कोई एक एयरक्राफ्ट आपको लेना है, मान के चलो आपसे पूछा गया विच एयरक्राफ्ट यू वुड लाइक टू फ्लाई, तो आपने बोल दिया कि सर आई वांट टू फ्लाई Su-30 MKI,
तो इस केस में Su-30 के बारे में डिटेल जानकारी आपको मालूम होना चाहिए कि Su-30 हमने किस कंट्री से ऑर्डर किया, इंडिया के पास कितने Su-30 है, पूरे इंडिया में कितने एयरफोर्स स्टेशन हैं जो कि Su-30 को ओन करता है, इसके साथ साथ इंडिया में कितने Su-30 की अभी कमी है, इसके अलावा Su-30 का जो फीचर है उसके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। इसके बाद अगर आपने इंडियन एयरफोर्स उसको बोला है तो वो आपसे पूछेगा कि एयरक्राफ्ट किस तरह से उड़ता है, कौन कौन से फोर्स एयरक्राफ्ट को लगते हैं ताकि वो एयरक्राफ्ट है वो उठ पाता है और उड़ पाता है। इन सारे तमाम क्वेश्चंस को आपको फेस करने के लिए रेडी रहना होगा। अभी आपसे पूछ सकता है कि एयरफोर्स का कमांड स्ट्रक्चर, एयरफोर्स का जो स्ट्रक्चर है कितने सारे कमांड्स हैं, साउथ कमांड, नॉर्थ कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, इन सारे कमांड का आपको हेडक्वार्टर मालूम होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, इसमें आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और अगर आपने सर्विस वाले क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया तो ये आपके जो इंटरव्यू पे बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए आप ये सर्विस वाला जो क्वेश्चन है इसको लेकर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपका फर्स्ट चॉइस अगर आर्मी है तो आर्मी का कब इसका फॉर्म हुआ था, कब आर्मी डे मनाते हैं, आर्मी में कितने सारे कमांड्स हैं, अभी कौन आर्मी का चीफ है, आर्मी में कि कौन कौन से डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं, बायलैटरल एक्सरसाइज, ट्रायलैटरल एक्सरसाइज, जैसे कि इंडियन आर्मी और जो नेपाल आर्मी है सूर्य किरण के नाम से एक एक्सरसाइज करती है। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने किस किस कंट्री के साथ आर्मी का डिफेंस डील साइन किया है, जैसे कि AK-47 हमने किस कंट्री से लिया है, और फिलहाल इंडिया और रसिया है 70,000 AK-47 राइफल मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी सेटअप किया है अमेठी उत्तर प्रदेश में। साथ साथ इसके जो टैंक्स हैं, अलग अलग टाइप के टैंक्स हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका फीचर क्या क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए। सिमिलरली इन द केस ऑफ नेवी को लेकर भी कितने सारे एयरक्राफ्ट करियर हैं, वारशिप्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, फ्रिगेट क्या होता है, नेवी के कुछ टर्म आपसे पूछ दिए जाएंगे कि उसका टर्म का मतलब क्या होता है, एंकर का मतलब क्या होता है नेवी में, इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। मतलब बेसिक जो आइडिया होना चाहिए नेवी कैंडिडेट के लिए, जिनका भी फर्स्ट चॉइस नेवी हो या फिर नेवल एकेडमी हो, तो उस केस में आपको इन सारे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए रेडी रहना है। आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद से ही सबसे पहले आप जाओ इस PIQ फॉर्म का प्रिंट आउट लो। आपको ये PIQ फॉर्म जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करो, प्रिंट आउट लो। प्रिंट आउट लेने के बाद जिस टाइप से मैंने आपको बताया है फिलअप करने के लिए उस टाइप से फिलअप करो, और इस फिलअप करने के बाद इसको बार बार देखो, एक अलग से नोटबुक बना लो इंटरव्यू के लिए। जो टाइप के क्वेश्चन प्रोबेबल आपको लगता है कि हाँ मेरे से ये पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन को सिर्फ लिखो, आंसर को मत लिखो, सिर्फ क्वेश्चन को लिखो और आंसर को अपने माइंड में फ्रेम करो। फ्रेम करने के बाद बोलने का प्रयास करो कि आपको किस तरह से वहाँ पे आंसर को डिलीवर करना है, बिकॉज इंटरव्यू इज द वन वेयर यू कैन प्रेडिक्ट द क्वेश्चन की क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा। आप साइकोलॉजी टेस्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, साइकोलॉजी में किस टाइप का पिक्चर दिखाया जाएगा, क्या वर्ड्स आएंगे, क्या SRT आएगा, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। GDO में आपका ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक क्या होगा, आपका लेक्चरेट का टॉपिक क्या होगा, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या होगा ये आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसका प्रिपरेशन भी अच्छे खासे कर जा सकते हैं। तो इसके बाद लास्ट आपका आता है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस इंटरव्यू इफ़ यू हैव अटेंड इन एनी ऑफ द फोर्सेस, बीट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अगर आप रिपीटर हैं, मतलब अगर आप SSB सेकेंड टाइम जा रहे हैं तो आप जो आपका प्रीवियस अटेम्प्ट था उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये डिटेल आपको जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे जब आप लॉगिन करेंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल्स ऑफ प्रीवियस SSB अपीयर्ड, तो वो SSB अपीयर्ड वाला स्क्रीनशॉट ले लो और उसको यहाँ पे फिलअप कर देना। आप मान के चलो TS एंट्री के लिए गए हो तो यहाँ पे मेंशन कर दो सीरियल नंबर 1 TS जो भी आपका हो 47, जो भी आपका SSB का बोर्ड था, SSB का नंबर था, यहाँ पे मेंशन करो किस डेट में आपका SSB इंटरव्यू था, उसके बाद आपका चेस्ट नंबर क्या था, बैच नंबर क्या था, ये सारे आपको जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका प्रोफाइल होगा, जो भी आपका हिस्ट्री होगा, वो जॉइन इंडियन आर्मी में एक कॉलम मिलेगा हिस्ट्री ऑफ SSB अपीयर्ड, वहाँ से आप ये सारे डिटेल्स निकाल सकते हो। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप मैंने आपको PIQ फॉर्म का एक कंप्लीट ओवरव्यू के साथ साथ इसको डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करवा दिया हूँ। अब आपको ये वीडियो को अगर 2 बार देखना चाहते हैं तो 2 बार देखो अगर आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन मेरे हिसाब से
अगर कोई एक ऐसा बंदा भी ये वीडियो को देख रहा होगा जो अभी एसएसबी के बारे में कुछ जानता भी नहीं हो, तो आई होप उसको भी कुछ समझ में आया होगा कि हाँ पर्सनल इंटरव्यू किस टाइप से होता है। अगर आपको कुछ इस वीडियो से हेल्प मिले तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें, ताकि उनको भी एक आइडिया लगे कि आखिर पीआईक्यू फॉर्म का इंपॉर्टेंस होता क्या है, आखिर ये किस तरह से फिलअप करना चाहिए। तमाम डाउट आपको आगे आने वाले वीडियो या फिर इससे जो आपको सोल्यूशन मिला, तो इसके लिए आप ये वीडियो को शेयर करें। और आप इस वीडियो के कमेंट में ये भी कमेंट करें कि आगे आने वाले वीडियो में किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, जिससे कि मैं आगे आने वाले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। फिलहाल अभी आपका NDA 1 2022 का SSB का डेट्स आने वाला है और CDS का भी SSB का डेट्स आने वाला है। जैसे ही आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। आपको कहीं और दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी टाइम टू टाइम मिलता रहता है। इसलिए आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस।